Good morning, sir. Good morning, madam. Hello. Hello. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग Good मैम। morning, everyone. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में मैं सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि सब अपने आप को म्यूट कर लें ताकि वॉइस की प्रॉब्लम ना हो। मैं अगेन तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी अपने म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग धर्मवीर सर। धर्मवीर सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो धर्मवीर सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? GMN कॉलेज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं अभी अपना ये आज का वेबिनार शुरू करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि देश के महान स्वतंत्रता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इससे देश के युवाओं को विपत्ति का सामना करने के लिए नेताजी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी और उनमें देशभक्ति और साहस की भावना समाहित होगी। इसी कड़ी में आज हम सब इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उन्हें याद करेंगे। इस अवसर पर मैं सबसे पहले कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राजपाल सिंह, प्रिंसिपल GMN कॉलेज, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर किरण आंग्रा, प्रिंसिपल MDST गर्ल्स कॉलेज अम्बाला सिटी का भी मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर सुरजीत आंग्रा, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही आज हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पुष्पा गर्ग, जो कि अम्बाला की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का आरंभ हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर राजपाल सिंह जी तथा प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंग्रा जी तथा रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरजीत आंग्रा जी को आमंत्रित करूंगी कि वह सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करें। धन्यवाद प्रिंसिपल मैम, धन्यवाद डॉक्टर राजपाल जी।
धन्यवाद डॉक्टर सुरजीत आंगरा जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माई सेल्फ करमजीत कौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री इन MDST गर्ल्स कॉलेज अम्बाला सिटी, आपके सामने सुभाष चंद्र बोस जी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान विषय पर चर्चा करूंगी। सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पड़ाव हैं जिन पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे उनका जन्म, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, उनका ICS की परीक्षा पास करना, ICS से रिजाइन करना, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी एंट्री, उनका कारावास का समय, यूरोप में उनका निवास, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, हिटलर के साथ मिलना, यूरोप जाना, जापान पहुंचना, आजाद हिंद फौज की कमान संभालना, दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ आजाद हिंद फौज के बाद सुभाष चंद्र बोस का सरेंडर करना और नेताजी की रहस्यमयी मौत। उनके बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आज तुम्हारे सामने, क्योंकि बहुत थोड़े से समय में मैंने अपना व्याख्यान देना है, मैं अपने थोड़े समय में उनके कारावास से शुरू करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 11 जुलाई 1921 को 6 महीने का कारावास हुआ। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे। सुभाष चंद्र बोस को उनकी मृत्यु की खबर भी मांडला कारागृह में रेडियो पर सुनी। 1930 में सुभाष चंद्र बोस कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता के महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड था कि 1933 से 1936 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य जारी रखा। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता देने का वचन दिया। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस किसी भी कीमत पर देश को आजादी दिलाने का प्रयास करते रहे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर रहकर भी उन्होंने ये प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस के अंदर रहकर वो ये इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने विदेशी सहायता से देश को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास जारी रखा। जिन दिनों सुभाष यूरोप में थे, उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू का भी ऑस्ट्रिया में निधन हुआ था और सुभाष उस समय वहीं थे। 1934 में सुभाष ने अपने पिता की मृत्यु की जब खबर मिली तो उन्हें कराची से होते हुए वो कलकत्ता आए। वहां अंग्रेज सरकार ने उन्हें जब गिरफ्तार कर लिया, कई दिन जेल में रखा, फिर उन्हें वापस यूरोप जाने के लिए रिहा कर दिया। सन 1934 में जब सुभाष चंद्र ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने के लिए एक अंग्रेजी जानने वाली टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र एमिली शेकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात कराई। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों ने स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में बॉड गास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया, लेकिन उन्होंने इस विवाह को अपने परिवार से गुप्त रखा। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था। अगस्त 1945 में जब ताइवान में उनकी कथित विमान दुर्घटना में सुभाष की जब मौत हुई, अनीता पौने 3 साल की थी। अनीता अभी जीवित है। उसका नाम अनीता बोस फॉफ है। अपने पिता के परिवारजनों से मिलने अनीता फॉफ कभी कभी भारत भी आती हैं। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ।
इस अधिवेशन में से पहले गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने सुभाष को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय बहुत प्रभावी, किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू इनके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष ने बंगलौर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। जापान से सहयोग लिया। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई को उठाकर संग्राम तीव्र किया जाए। मैं अनुरोध करूंगी पार्टिसिपेंट से कि वो अपने आप को म्यूट कर रही है। मैं पार्टिसिपेंट से एक बार फिर अनुरोध करूंगी कि वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। सॉरी भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस और कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष में किसी दबाव के आगे बिल्कुल ना झुके। हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुन रही है? धर्मवीर सर शायद कुछ कह रहे हैं कि कुछ डिस्टरबेंस है। यस मैम। अब क्लियर है क्या मेरी आवाज? यस मैम। चलो, तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि सुभाष चंद्र बोस ऐसा चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल ना झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ना आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन भी किया था। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को ही अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता ना हो पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। यस, वे सब समझते थे कि जब गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया का साथ दिया है, तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारामैया को 1377 मत मिले। नमस्कार मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, वेलकम। श्योर, आई वाज हियर ओनली जब आपने स्टार्ट किया। वेरी वेल डन मैम। आज नहीं आ रही है। नो। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। अब आ रही है आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी, हमने शुरू कर लिया था। प्लीज कंटिन्यू मैम। प्लीज कंटिन्यू मैम। ओके ओके मैम। पुष्पा जी, तो यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि करमजीत जी, पुष्पा जी, डॉक्टर पुष्पा गर्ग हैज आल्सो जॉइंड, सो वी वेलकम डॉक्टर पुष्पा गर्ग आल्सो। ओके। पुष्पा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेबिनार में। नमस्कार मैम। कोई बात नहीं, वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही। ओके, कंटिन्यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके।
तो सब ऐसा समझ रहे थे कि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का साथ दिया है तो वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर अधिवेशन में लाया गया। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक ना मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम ही ना कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी नेक के पर्पज से है। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक डॉक्यूमेंटेशन हो गया। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक मैंने आपका सहयोग किया, मैंने आपके साइन के ग्रेड में करने के लिए मुझे वो ऐसे कर देते कांग्रेस शुरू कर दी। इसलिए किया इसने ये ऐसा। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी ने युद्ध लड़ने मिलने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि जब भारत के पास एक सुनहरा मौका है, अभियान तेज कर देना चाहिए। कोई नहीं भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने लोगों को म्यूट कर लें आपको, कार्यक्रम में कुछ डिस्टर्बेंस है। वही थोड़ी लोग इसका प्रधान ना छोड़ दी, ये चल रहा है। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष रूप से कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह कभी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहें। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता के दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। कलकत्ता से वो अब पेशावर पहुंच गए। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार
रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने हुए थे और पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने अपना यह सफर पूरा किया। काबुल सुभाष 2 महीनों तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी थे। वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मनी और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। यहाँ उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी मदद को आखिर ऑरलैंडो मोजेंटो नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफर था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको घर में नजरबंद किया था और घर में नजरबंदी से वो जब निकले, वहां से पुलिस को चकमा देकर निकले, तो उनका ये सफर कि वो कैलकटा से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से वो इटालियन दूतावास के सहयोग से किसी इटालियन व्यक्ति के पासपोर्ट पर मॉस्को और फिर बर्लिन पहुंचे। अब वो बर्लिन हिटलर के देश में पहुंच चुके थे और उन्हें हिटलर से बड़ी उम्मीद थी कि वो हिटलर की हेल्प से शायद, क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन का जो युद्ध छिड़ा हुआ था उसमें उन्हें हिटलर से उम्मीद थी कि वो ब्रिटिश संघर्ष में हिटलर का साथ ले पाएंगे। बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम रिबेनट्रॉप नामक जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के मंत्री एडम फॉन ट्रॉट सुभाष के अच्छे मित्र बन गए। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी, या हिटलर ने शायद ऐसा भी कहा कि शायद ज्योग्राफिकली वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में हिटलर की ही मदद से वो टोक्यो पहुंचे। अंत में सुभाष को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी में जब उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है तो हिटलर की ही मदद से, क्योंकि जिस तरह ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लगी हुई थी, ऐसे में उनका छुपना बहुत मुश्किल था, उन्हें ढूंढ पाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें ढूंढ सकती थी। इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथ के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल पड़े। यह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मैडागास्कर कर गई। वहां दोनों समुद्र तैर कर पनडुब्बी तक पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं 2 देशों की नौसेनाओं की पनडुब्बियों के द्वारा नागरिकों की यह एकमात्र अदला बदली थी। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के बंदरगाह पाडांग तक पहुंचाकर आई। पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष ने वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। हाँ, यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि जापान में सुभाष चंद्र बोस के आने से पहले ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी हुई थी। सिंगापुर में स्वेच्छा से रास बिहारी बोस ने परिषद का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जापान नेताजी के पहुंचने से पहले ही भारतीय युद्ध बंदियों को जनरल मोहन सिंह के नेतृत्व में पहले ही जापानी सरकार संगठित कर चुकी थी। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद के सामने भाषण दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में
आरजी हुकूमते आजाद हिंद स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री रहे। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बने। आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया हुआ था। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए भी झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई थी। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहां से स्थायी लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती होने और उन्हें आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को नेताजी ने भारतीयों को दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों के अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आजाद हिंद के अंश रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण आरजी हुकूमते आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है बात कि 9 अगस्त 1945 को मित्र देशों ने जापान के हिरोशिमा नगर पर एटम गिराया और 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना योग्य जरूरी है कि जर्मनी और इटली जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहे थे वो पहले से ही सरेंडर कर चुके थे, लेकिन जापान अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। इसीलिए मित्र देशों ने शायद एटॉमिक वार का निर्णय लिया और जापान के इन 2 नगरों को खाक में मिला दिया। इस इंसिडेंट के बाद जापान ने सरेंडर किया। जापान के सरेंडर के साथ सुभाष चंद्र बोस को भी सरेंडर करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए और इस दिन के बाद वे हमें कभी भी दिखाई नहीं दिए। ये थी सुभाष चंद्र बोस की एक मिस्ट्री जो कि अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसके बाद भारतीय सरकारों ने कई बार कई कमीशन बिठाए, उन्होंने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच सकी कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन जापानी सरकार ने उसके बाद सरेंडर कर दिया और जापान के सरेंडर के बाद जो आजाद हिंद फौज थी वो भारत वापस लौटी। भारत में उस आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा था। ये मुकदमा हमारे देश में बहुत बुरी तरह फैला हुआ था और लोग इसमें इन युद्ध बंदियों को रिहा के लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर बहुत जोर लगा रहे थे। अंततः ब्रिटिशर्स को इन युद्ध बंदियों ग्रेट एस्केप का हुआ था। ग्रेट एस्केप। यहाँ पे हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि आजाद हिंद फौज चाहे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने देश के लोगों में ऐसी स्वतंत्रता की एक ज्वलंत आग इनमें फैला दी कि अंततः अंग्रेजों को 1946 में देश को आजाद करने का निर्णय लेना पड़ा।
धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपने व्याख्यान को विराम देती हूँ और मैं अपने अगले वक्तव्य डॉक्टर धर्मवीर जी जो GMN कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो आगे का इसका या जो भी उन्होंने अपने व्याख्यान में बताने का प्रयास करना है वो बताएंगे। उसके बाद मैं डॉक्टर पुष्पा गर्ग जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स से हमें संबोधित करेंगे। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर धर्मवीर सैनी। धर्मवीर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार धर्मवीर सर। मैं अब आपको आपके व्याख्यान के लिए कर रही हूँ। मैम मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, मुझे तो आ रही है। क्लियर है? जी सर, जी क्लियर है सर। जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रिस्पेक्टेड मैडम किरण आंगरा, प्रिंसिपल MDSD गर्ल्स कॉलेज अंबाला सिटी, श्री सुनील आंगरा जी, अध्यक्ष रोटरी क्लब अंबाला सिटी, मैडम करमजीत कौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री MDSD कॉलेज अंबाला सिटी, डॉक्टर पुष्पा गर्ग preside over the session webinar, and other participants. First of all, I heartily thankful to MDSD Girls College family, especially Madam Principal Madam Angra and Madam Karamjit, who give me this opportunity, and also इस ऑनलाइन संगोष्ठी में सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के ऊपर और उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर जो है मुझे अपने विचार रखने के लिए उन्होंने मुझे अवसर दिया। सॉरी, मैं साथ ही साथ हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर राजपाल सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे इजाजत दी, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है मैं यहाँ आज इस कार्यक्रम में MDSD गर्ल्स कॉलेज के साथ ज्वाइंट ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मैडम करमजीत जी के द्वारा जो बॉस के लाइफ के बारे में बताया गया, जो उनका जो सफर था इंडियन नेशनल मूवमेंट में ड्यूरिंग द पीरियड 1930 से लेकर और 1945 उनके डेथ तक का जो सफर है, जो कि मैडम ने काफी अच्छे तरह से उसको जो है स्पष्ट रूप से बताया है। मेरा जो टॉपिक है इसमें मैं थोड़ा सा बॉस के अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम किसी पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं तो उसके अर्ली लाइफ को जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। अर्ली लाइफ में जो पर्सनैलिटी है, उसका जो कैरेक्टर है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। सेकेंडली, मैं जो है वो आफ्टर पोस्ट डेथ इंडियन नेशनल मूवमेंट को उनकी जो आइडियोलॉजी जो है एक साल में यानी कि 1945-1946 में किस तरह से प्रभावित कर रही है, और अगर उस समय के इवेंट्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे का पूरा जो मूवमेंट है विदाउट बॉस के भी पूरे का पूरा मूवमेंट जो है वो बॉस की आइडियोलॉजी पर ही चल रहा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो पूरे का पूरा उनकी आइडियोलॉजी पर चल रहा है। तो इसी कंटेस्ट में यदि थोड़ा सा मैं अर्ली फेज को देखूं, हम ध्यान दें थोड़ा सा जन्म से लेकर और 1930 तक की जो उनकी एक्टिविटीज है, जो उन्होंने अपने कैरेक्टर को डेवलप किया, जो इंसिडेंट है उनकी लाइफ में, किस तरह से वो नेशन के लिए अपने आप को या अपनी लाइफ को जो सेक्रीफाइस करते हैं, या नेशन इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ उनका एक्शन बढ़ रहा है, तो वो किस तरह से है। अर्ली लाइफ में जैसे सभी हम जानते हैं कि 23 1897 को जो है कटक में उनका बर्थ हो रहा है, उड़ीसा में, और बेसिकली जो है वो बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। और 1902 में जैसे ही वो स्कूल में फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं, उस समय उनकी एज 5 साल की है। सबसे पहले वो प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, और ये जो स्कूल है वो बैप्टिस्ट मिशन कटक के द्वारा चलाया जा रहा है।
अकॉर्डिंग टू एस.सी. बोस, खुद भी इंडिया स्ट्रगल जो बुक है उसमें इस बात को मेंशन करते हैं कि जैसे वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद उन्होंने जो स्कूल में जो पढ़ा, वहां पर स्पेशली इस स्कूल में जो है यूरोपियन कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता था, इंडियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। सो बोस ने वहां पर ये रियलाइज किया था कि दो तरह के संसार को बोस ने वहां पर रियलाइज करते हैं। वो कहते हैं इंडियन स्ट्रगल में उन्होंने लिखा है कि मैंने यहाँ पर दो तरह के संसार को देखा। पहला मेरा वो संसार था जो मुझे मेरी फैमिली ने दिखाया था, जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखा था। दूसरा वो संसार था जो मुझे स्कूल में और स्कूल टीचर्स के द्वारा दिखाया गया था। तो वहीं से अर्ली फेज से ही बॉस के अंदर हम देखते हैं कि जो नेशन के प्रति उनका जो झुकाव है वो हमें नजर आने लगा था। इसी प्रकार जब वो अपने जो स्कूल रेवेंसा कॉलेज स्कूल में जब वो एडमिशन लेते हैं तो वहां पर भी उनके साथ कुछ इसी तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। स्कूल में जब रेवेंसा कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं, वहां का जो प्रिंसिपल है बैनी माधव दास, उससे वो काफी प्रभावित हैं। साथ ही साथ इस पीरियड के दौरान बोस के ऊपर जो है बोस के द्वारा स्वामी विवेकानंद को पढ़ा गया है, जो ग्रेट इंडियन फिलोसफर जो है वो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। वो स्वयं उसकी राइटिंग्स के बारे में लिखते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड उनके द्वारा स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर को पढ़ा गया और स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर से वो काफी प्रभावित हैं। साथ ही साथ वो लिखते हैं कि he said I was barely 15 when Vivekananda entered in my life, then there flowed a revolution within and everything was turned upside down। तो स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं शुरुआत में, बाद में अगर हम जो ब्रिटिश स्टेट को भी पढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी तो वैसे भी ब्रिटिश स्टेट ये मानता है कि वो उनके अगेंस्ट है। वैलेंटाइन चिरोल भी इस बात को कोट करते हैं कि स्वामी विवेकानंद कोई साधु नहीं है बल्कि वो एक रेवोल्यूशनरी की तरह है। तो ये जो उनका लिटरेचर पढ़ना, स्वामी विवेकानंद का जो उन्होंने लिटरेचर पढ़ा, उस लिटरेचर से वो काफी प्रभावित हैं और उस लिटरेचर से वो आइडियोलॉजिकल जो अपनी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्ड हो रही है। इसी तरह से 1913 में जब उन्होंने अपना हाई स्कूल पास किया और वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज में एंट्री पर जब वहां पर उनके साथ जो वहां पर इवेंट हुआ, उस इवेंट ने पूरी तरह से उनके सोच और विचार को बदल दिया था। सिद्धार्थ चंद्र साहू ने अपनी बुक सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल फिलोसफी में ये लिखा है कि ड्यूरिंग जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में एंटर कर रहे हैं तो उन्होंने अपना जो स्पेशल जो सब्जेक्ट है वो फिलोसफी को चुना था और स्पेशली उन्होंने विवेकानंद और अरविंद घोष को पढ़ा था वहां पर। और साथ ही साथ ड्यूरिंग दिस पीरियड्स उन्होंने जो है इस समय के दौरान जो नॉर्दर्न इंडिया की या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो मेन रिलीजियस सेंटर्स जो थे वहां पर भी उन्होंने दौरा किया था। इसी समय दो और इवेंट्स उनके साथ घटित हुए थे जिसके बाद उन्होंने अपनी जो है राष्ट्रवादी सोच का निर्माण किया था। जैसे इस समय के दौरान उन्होंने कलकत्ता में ब्रिटिश का जो इंडियंस के साथ बिहेव था उसको भी जज किया था। साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इवेंट्स भी स्टार्ट हो चुकी थी, उससे भी वो काफी प्रभावित थे। जिस प्रकार से ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों के साथ व्यवहार था उससे भी वो काफी नाखुश थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो होटल अफेयर इंसिडेंट घटा उसके बाद कॉलेज में एक प्रोफेसर है और एक दिन जो है टोए या पीटर भी ये लिखते हैं कि वन डे जब वो क्लास ले रहे हैं तो क्लास में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनके द्वारा कुछ डिस्टर्बेंस की गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड सुभाष चंद्र बोस जो है वो क्लास में रिप्रेजेंटेटिव थे, तो प्रोफेसर ओटन के द्वारा उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रिंसिपल JRM के पास जो है ओटन की कंप्लेंट भी की थी, लेकिन ओटन के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं किया गया था। बाद में सेम इंसिडेंट फिर से ओटन के द्वारा जो है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ किया गया था, जिसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर ओटन को पीटा था और बाद में उसके खिलाफ जब इंक्वायरी हुई तो उसमें बोस को सजा दी गई थी, प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था। यहाँ पर जब बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया तो इस संदर्भ में जो होटोए जो है उन्होंने लिखा है कि
बॉस ये मानने लगे थे कि शायद उनके साथ जो है वो रेशियल भेदभाव किया गया। उनको कॉलेज से इसलिए निकाला गया क्योंकि जो ओटन जो है वो एक ब्रिटिश प्रोफेसर हैं, और उसके इसीलिए जब जो है बॉस, क्योंकि वो देशी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बॉस भी इंडियन स्टूडेंट्स था, इसीलिए उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। 1 या 1.5 साल तक उनकी जो है स्टडी भी डिस्टर्ब हुई, लेकिन कंटिन्यू बाद में उन्होंने स्कॉटिश कॉलेज से जो है वो अपनी बीए के एग्जाम पास किया था, ग्रेजुएशन पास की थी, और आफ्टर दैट उन्होंने आईसीएस को ज्वाइन आवाज किया। करना थोड़ी आईसीएस को ज्वाइन करने का भी उनका कोई ज्यादा इच्छा नहीं थी, क्योंकि इस समय तक बॉस इस बात से भली भांति वो जान चुके थे बॉस कि अगर वो आईसीएस को ज्वाइन करते हैं तो आईसीएस को ज्वाइन करने के बाद उनके पास देश सेवा की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। लेकिन घर वालों की इच्छा के खिलाफ वो नहीं जा सकते थे, और लास्टली उन्होंने जो है आईसीएस की परीक्षा के लिए वो इंग्लैंड का रुख किया था, और आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद 4th पोजीशन से जब उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, आफ्टर दैट एक बार फिर वो अपने भाई साहब बॉस को लिखते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है आईसीएस की परीक्षा को ज्वाइन करने की। जब आईसीएस की परीक्षा पास हुई तो उनके सामने बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि वो आईसीएस की परीक्षा आईसीएस एज ए ऑफिसर को ज्वाइन करें या ना करें। लेकिन बाद में उनके द्वारा जो लास्ट जो डिसीजन लिया गया, उन्होंने आईसीएस से रिजाइन दे दिया गया। यहाँ पर जो आईसीएस से रिजाइन देने का जो उनका निर्णय है, ये एक बहुत बड़ा उनके जीवन का बदलाव माना गया है। इस संदर्भ में यदि हम हिस्टोरियंस को पढ़ें तो हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि आईसीएस को छोड़ना, एले गोल्डन, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ब्रिटिश अगेंस्ट द राज। इस बुक में एले गोल्डन ये कोट करते हैं कि यहां पर बॉस जो है वो तीसरी बार रिवील हुआ था। तीसरी बार बॉस ने विद्रोह किया था। द फर्स्ट वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम इन सर्च ऑफ गुरु, सेकंड वाज ओटन इंसिडेंट, and third was resignation for the position of the heavenly service। आईसीएस को छोड़ दिया बॉस ने। आईसीएस की जो सर्विस थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो एक तरह से हेवनली सर्विस मानी जाती थी, उसको भी बॉस ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम के लिए, भारत की आजादी के लिए बॉस ने उसको छोड़ दिया था। और यहाँ से बॉस का जो सफर है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंट्री का सफर स्टार्ट होता है। 1920 से लेकर 1930 के बीच में बॉस की अगर हम घटनाओं, बॉस का इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्टिसिपेशन की तरफ ध्यान दें तो हम देखते हैं कि 1920 में बॉस गांधी से भी मिल रहे हैं, गांधी से बातचीत भी उनके द्वारा की गई। गांधी के विचारों से बॉस सहमत नहीं है ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी के द्वारा चलाए गए नेशनल मूवमेंट में बॉस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट क्यों किया बॉस के द्वारा नेशनल मूवमेंट में? बॉस को इस बात का पता था कि गांधी इस समय मेन स्ट्रीम में है, गांधी की वो रिस्पेक्ट भी करते थे, और साथ ही साथ उनको ये पता था कि गांधी में क्षमता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लीडरशिप देने की। इसीलिए 1920 में बॉस के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 1921 में पार्टिसिपेशन भी किया गया था। और स्पेशली बॉस ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे तो बॉस ने स्पेशली कलकत्ता में एजुकेशन के फील्ड को चुना था। कलकत्ता का जो नेशनल कॉलेज था, सीआर दास की रिकमेंडेशन से वहां का उसको प्रिंसिपल बनाया गया था, क्योंकि बॉस ये मानते, बॉस इस बात को इंडियन यूथ को नेशनल मूवमेंट की तरफ मूव किया जा सकता है। और इस तरह से जो है बॉस का जो है नेशनल मूवमेंट में सफर की शुरुआत हुई थी। यहां पर अगर नेशनल मूवमेंट के ड्यूरिंग बॉस की एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दें तो बॉस ने जिस तरह से कलकत्ता में नेशनल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था या कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया था, इस संदर्भ में इस समय के दौरान एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है जिसका नाम था स्टेट्समैन उनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट में लिखा गया, द गवर्नमेंट लॉस्ट ए कंपिटेंट ऑफिसर but correspondingly the Congress, the nation and people gained the service of such an able personality। It means that कि बॉस का रेजिग्नेशन देना, सर्विस से, आईसीएस से छोड़ना, ये बहुत बड़ा लॉस है स्टेट को, और बॉस का नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करना ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य था अकॉर्डिंग टू स्टेट्समैन। इसके बाद जो
इसके बाद जो 1923 से लेकर और 1930 की जो एक्टिविटीज हैं, बीच बीच में अगर हम इसमें थोड़ा सा गहराई में जाएं, तो बोस के द्वारा जो अपनी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनका जो समर्पण भाव है, वो हमें सिया दास को जो उन्होंने लेटर लिखा था, उस लेटर में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे वो सिया दास को 1920s में जो लेटर लिख रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि आई बिलीव वी शैल गेट होम विद 10 years and earlier if we are ready to pay the price, if we all stick to our job and look after our interest. I don't think we shall get it even in 50 years. S.C. Bose और S.C. Bose and Indian Pilgrims. After that, बोस के द्वारा स्वराज पार्टी को भी ज्वाइन किया गया। 1923 में बोस ने ऑल बंगाल यूथ लीग की स्थापना भी की थी। और इसके बाद बोस जो है हेल्थ इशू को लेकर भी थोड़े उनका हेल्थ इशू भी एक मुद्दा बन गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है बोस को जो है अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा अवेयरनेस रखना पड़ा था। लेकिन साथ ही साथ 1923 के बाद गवर्नमेंट भी उनको को लेकर काफी चिंतित हो चुकी थी। गवर्नमेंट भी कंटिन्यू उनके ऊपर नजर रख रही थी कि जो उनकी एक्टिविटीज थी कंटिन्यू, जो वो नेशनल मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उसको लेकर गवर्नमेंट के लिए बॉस लगातार चैलेंज बनते जा रहे थे। और इसीलिए जैसा मैडम करमजीत ने भी बताया, लगभग 11 टाइम्स बॉस को कारावास की सजा हुई थी। तो इस तरह से बॉस जो है वो अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय नेता या राष्ट्रीय मूवमेंट के लीडर के रूप में अपने आप को बोस ने स्थापित किया था। 1923 से लेकर 1935 तक अगर हम देखते हैं कि बोस काफी टाइम जो है यूरोप के टूर पर है, वो चाहे हेल्थ इशू को लेकर, लेकिन हेल्थ इशू को लेकर वो टूर पर गए हैं, यूरोप के टूर पर हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ड्यूरिंग दिस पीरियड को पूरी तरह से नेशनल मूवमेंट को कैसे मजबूत किया जाए, इस बात को लेकर भी बोस पूरी तरह से अवेयर हैं। इसीलिए 1930, 1932, 1933 में जब बोस यूरोप में हैं, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वो वहां पर डिफरेंट अलग अलग लीडर से मिल रहे हैं। बोस के द्वारा जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड जो वेनिस में जो है इटली में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ इटली के साथ मीटिंग भी की गई थी। साथ ही साथ वियना में उनके द्वारा जो है एक कल्चरल और इकोनॉमिक सोसाइटी भी बनाई गई थी। 1933 में बोस के द्वारा जॉइंट स्टेटमेंट दी गई थी। जब 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, जो अपनी चरम पर है, जब गांधी के द्वारा गांधी पैक्ट हुआ और सिविल डिसोबीडियंस को वापस लिया गया, तो बोस के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया था। 1922 में भी बोस ने जब नव कॉर्पोरेशन मूवमेंट को छोटी सी घटना के बाद गांधी ने वापस लिया, तब भी गांधी को क्रिटिसाइज किया था। और 1931 में जब गांधी पैक्ट हुआ, तो उसके बाद भी बोस क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर 1930 में जब पूरी तरह से मूवमेंट विड्रॉ हो रहा है, तो बोस एक स्टेटमेंट यूरोप से जारी करते हैं। कंबाइंड स्टेटमेंट है, विचारधाराएं, राष्ट्रवाद इतना रेडिकल हो चुका है भारत में कि ब्रिटिश को संभालना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर सुमित सरकार, B.R. नंदा कोट करते हैं कि पूरा भारत एक हो चुका था INA के मुकदमे को लेकर। सुचेता महाजन ने भी इस बात को कोट किया है। साथ ही साथ दूसरा, अगर इस समय के दौरान जवाहरलाल नेहरू जो INA का मुकदमा जो लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस के जो लीडर हैं, उसमें स्पेशली कैलाश नाथ हैं, भोला भाई देसाई हैं, अरुणा आसफ अली है, इवन देन जवाहरलाल नेहरू भी हैं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दो ऐसे लीडर थे जिन्होंने 1934 में जब CSP बनी, उसके बावजूद भी ये कांग्रेस की मेन स्ट्रीम में रहे थे और दोनों के ऊपर समाजवाद का प्रभाव भी था। 1938 में अगर हम बोस का जब प्रेसिडेंट वो बने हरिपुरा में और उसके बाद त्रिपुरा में प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने जो नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन करवाया, उसके पीछे उनका गठन करवाने का जो उद्देश्य था, वो था भारत में समाजवादी विचारधारा के हिसाब से सोसाइटी इकोनॉमी को सेटअप करना। वो बात अलग थी कि जो है गांधी के साथ विचारात्मक उनके भेदभाव थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रेसिडेंट रहते हुए जो है अपने मेथड्स को या जो है अपनी विचारधारा या उनके जो कार्यक्रम को थे उनको अप्लाई नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, वो गांधी की रिगार्ड करते थे। अगर वो प्रेसिडेंट 1939 में बने,
अगर वो प्रेसिडेंट बनकर अड़ जाते कि वो अप्लाई करेंगे, तो शायद उनको ये लगता था कि नेशनल मूवमेंट में क्राइसिस आ सकता है। इसीलिए गांधी की रिगार्ड करते हुए उन्होंने प्रेसिडेंटशिप को छोड़ना ही बेहतर समझा था, क्योंकि वो नेशनल मूवमेंट को नहीं तोड़ना चाहते थे। जब गांधी ने खुद ही कह दिया कि इट्स माय पर्सनल डिफीट, सीतारमैया की डिफीट वो पर्सनल डिफीट मान रहे हैं, तो उससे क्या, उससे नेशनल मूवमेंट पर प्रभाव पड़ सकता था, उससे क्राइसिस आ सकता था, इसीलिए बोस छोड़ रहे हैं। यहां पर अगर हम 1955 में जब ट्रायल चल रहा है तो जवाहरलाल नेहरू भी उनके पक्ष में है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1939 में उनको क्रिटिसाइज किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में यहाँ 1942 में यहां तक कह दिया था आईएनए के बारे में कि दे आर मिसगाइडेड। लेकिन 1945 में जब ट्रायल हो रहा है तो ट्रायल में जवाहरलाल नेहरू सबसे आगे है। ऐसा क्यों था? यहां पर ब्रिटिश ये लिखता है कि कांग्रेस ये लिख रही है कि हमारे द्वारा, या ब्रिटिश ने भी ये लिखा अपनी रिपोर्ट्स में कि 1942 में कांग्रेस का मूवमेंट तो खत्म हो चुका है, क्योंकि इंडिया मूवमेंट खत्म हुआ तो कांग्रेस का मूवमेंट भी खत्म हो गया। लेकिन विदाउट मूवमेंट के यहां इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, तो ये किसका प्रभाव था? ये बोस की आइडियोलॉजी का प्रभाव था, ये आईएनए का प्रभाव था। सेकंड, दोनों जो है, क्योंकि सॉरी टाइम बहुत कम है, दूसरा मैं जो यहाँ पर इसमें जो कोट करना चाहूंगा वो ये है कि ब्रिटिश स्टेट को खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है भारत में। जिस तरह से आईएनए का मुकदमा जो रेड फोर्ट में चलाया गया, उसको लेकर भारतीयों में जो क्षोभ है, उस क्षोभ, उस गुस्से को लेकर जो भारतीयों का प्रकट करने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वॉवेल इस समय जो है वो लिख रहे हैं कि आईएनए के मुद्दे को लेकर भारतीय लोग ब्रिटिश के खिलाफ रफ लैंग्वेज का यूज करते हैं। रात को घरों से बाहर निकलते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ पोस्टर लगा जाते हैं, ब्रिटिश को धमकी भरे पोस्टर मिलते हैं सुबह जब वो नेक्स्ट डे मिलते हैं। और साथ ही साथ इस समय के दौरान जो है कांग्रेस भी आईएनए के मैटर को लेकर काफी सजग है। कांग्रेस और भारतीयों का ये मानना था, भारत में इस समय पब्लिक जो ओपिनियन था वो पूरी तरह से आईएनए के फेवर में था। भारतीयों का भी ये मानना था, कांग्रेस का भी ये मानना था कि आईएनए जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बिल्कुल अलग नहीं है। इसीलिए ब्रिटिश स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके खिलाफ मुकदमा चलाए। साथ ही साथ अगर लास्ट में थोड़ा सा इसको कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ भी अगर हम थोड़ा सा वो चेकआउट करके देख लें, तो यहां पर नो डाउट 1945-1946 का जो टाइम पीरियड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो यहां पर कांग्रेस के पैरेलल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पैरेलल यहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स भी चल रही है। कम्युनल पॉलिटिक्स का पूरी तरह से दबाव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। लेकिन आईएनए के मैटर के संदर्भ में जो है वो कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, आईएनए के संदर्भ में कम्युनल पॉलिटिक्स भी यहां पर हमें फीकी पड़ती हुई नजर आई थी। जैसे आईएनए के मैटर को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस तो मुकदमा लड़ ही रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी लड़ रही है। आईएनए के मैटर को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रिलीफ फंड का गठन किया गया, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया गया। इवन देन एक आईएनए का ऑफिसर है राशिद अली, जो पंजाब से बिलोंग करता था, उनके द्वारा डायरेक्टली कम्युनल पॉलिटिक्स का या पाकिस्तान का विरोध किया गया था। तो यहां पर कुछ समय तक आईएनए के मैटर ने, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा ने पूरी तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स को भी कमजोर कर दिया था। आर्मी के संदर्भ में भी ब्रिटिश रिपोर्ट्स ये कहती हैं, तत्कालीन जो वॉइसरॉय हैं वावेल, वो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं चर्चिल, उनको ये लिखते हैं कि 1942 में जब मूवमेंट कांग्रेस ने किया तो उस समय हमारी ब्यूरोक्रेसी ठप हो चुकी है, क्लैश कर चुकी है। लेकिन 1945 में या 1946 में आईएनए के मैटर को लेकर तो हमारी जो आर्मी है वही हमारे अगेंस्ट खड़ी हो गई है। जब आर्मी हमारे अगेंस्ट खड़ी हो गई है तो देश में रुकने का सवाल ही नहीं बनता। तो आप भी ये बाघ बकरी वाली भी नहीं लगे, इन सभी मैटर्स सारी चीजें हमारी देख के ले आते हो। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे पीटर वार्ड फे, लास्ट में अगर हम पीटर वार्ड फे को कोट करें, पीटर वार्ड फे ने जब आईएनए के मैटर्स जो चल रहा था, आईएनए का मुकदमा जब चल रहा था, तो उस समय जो आर्मी की जो एक्टिविटीज थी, चाहे वो नेवल फोर्सेस का रिवोल्ट हुआ विशाखापट्टनम में, कराची में, बंबई में,
या फिर वो बाद में 1946-47 में तेबागा और तेलंगाना मूवमेंट चले, उनके ऊपर भी जो है आईएनए का या बोस की आइडियोलॉजी का प्रभाव है। तो लास्ट में पीटर वार्ड फे को अगर हम कोट करते हैं तो पीटर वार्ड फे ने यहां तक लिखा था, या ब्रिटिश रिपोर्ट्स को अगर हम पढ़ें जिनके आधार पर पीटर वार्ड फे लिख रहे हैं, चर्चिल को वावेल ये लिख रहे हैं कि मरा हुआ बॉस हमारे लिए जिंदा बॉस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस प्रकार अंत में अगर हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर अगर मैं कहूं तो आईएनए या सुभाष चंद्र बोस लास्टली ड्यूरिंग दिस पीरियड यहां तक भी कहा जा सकता है कि शायद उनकी जो पॉपुलैरिटी जो थी वो कहीं ना कहीं गांधी की पॉपुलैरिटी को हमें सरपास करती हुई नजर आ रही थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन बोस के ऊपर जो अलग तरह के क्वेश्चंस हैं कि ना जो 1939 में उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे या बोस अथॉरिटियन होना चाहते थे, पूरी तरह से वो कांग्रेस को कैप्चर करना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बोस का उद्देश्य भी वही था जो राष्ट्रीय कांग्रेस का था। ये बात अलग है कि अगर भारत में हम बाहर से सपोर्ट की बात करते हैं, पहले भी जो मूवमेंट चला, चाहे वो गदर मूवमेंट था या अदर्स जो बाहर से सपोर्ट लेने की उन्होंने कोशिश की थी, दुनिया के इतिहास में आयरिश मूवमेंट में देख लीजिए, रशिया में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, जब भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं या इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो बाहरी देशों से सपोर्ट लेकर राष्ट्रीय आंदोलनों को सफल बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह से बोस ने भी किया था, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू धर्मवीर जी। थैंक यू धर्मवीर सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे से सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ के बाद का वर्णन किया है। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि जब इन आईएनए के जो बंदी सैनिक थे, इनके ऊपर देश में मुकदमा चलाया गया, तो इनमें वो 3 व्यक्तियों के नाम थे, सहगल, ढिल्लों और शाहनवाज। जी मैडम, पीके सहगल। उस समय में पूरे देश में एक ही नारा चल रहा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार शायद इतने प्रेशर में थी कि उनको इन आईएनए के सैनिकों को रिहा करना पड़ा, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी हार थी यहाँ पे। यहीं से ये लगने लगा था कि अब ब्रिटिशर्स ज्यादा देर तक भारत में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने शायद यहीं पे डिसीजन ले लिया था। और 1946 में ही उन्होंने शायद ये कह दिया था कि हम ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, सत्ता हस्तांतरण जो है करने वाले हैं, जो कि 1947 में फाइनल हुआ। तो धन्यवाद धर्मवीर सर, आपने बहुत अच्छे से उनकी डेथ के बाद का वर्णन किया है। थैंक यू सो मच। अब मैं डॉक्टर पुष्पा गर्ग जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि अपने प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स लेकर हमारे बीच आएंगी। हम उनके व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि वो अंबाला की एक बहुत जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और उनका प्रोफेशन ऐसा है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी रुचि को देखते हुए हमें बहुत ही उत्सुकता है उनके लेक्चर को सुनने की, कि वो आपका स्वागत है और आप अपने व्याख्यान दीजिए प्लीज। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे बीच में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे आज एक अपने देश के लिए जो मेरे में भावना है, और उसमें से जो मैं जिनको अडोर करती हूँ, उनमें से सुभाष चंद्र बोस एक हैं। मैं उनको अपना भगवान मानती हूँ, जो कि एक निष्काम कर्म योगी थे, और जिनको कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ देश सेवा चाहिए थी। उनको सिर्फ देश सेवा चाहिए थी। देश के लिए उनके एक रग रग में, एक एक कण में उनके प्यार था। ऐसा प्यार का बीज भगवान सारे हमारे देशवासियों, उन देशवासियों में जिनमें कि आज देश के लिए अपने अधिकारों का ज्यादा पता है, कर्तव्यों का कम पता है। उनको अपने देश के लिए अपने अधिकारों का कुछ नहीं पता था, सिर्फ उनके अपने कर्तव्यों का पता था। उनको जन्म से लेके उनका जब तक अंत, मतलब उनका शरीर त्याग हुआ है, उनका शरीर त्याग इनफैक्ट तो 16 सितंबर 1985 को हुआ है। ये बिल्कुल कंफर्म्ड बात है, पर हमारे देश इसको बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो कुछ उनकी पॉलिसी है जिससे कि उनके
रशिया से और ब्रिटिश से संबंध खराब होने का डर है, जिसके कारण ये बात बाहर नहीं आ रही। चलो वो तो बिसाइड्स द पॉइंट है, पर करमजीत जी ने भी और धर्मवीर जी ने भी उनके जीवन माला की जितने अच्छे मोती पिरोए हैं वो मुझे बहुत जानकर खुशी हो रही है। पर उन मोतियों में जोश भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस इंसान में, उस महापुरुष में जो जोश था, वो ऐसा जोश ना कभी जन्मों जन्म तक हमारे बच्चे देख पाएंगे, ना हम कभी देख पाएंगे। इतना निस्वार्थ, इतना निष्काम कर्म योगी युगों युगों में कोई पैदा होता है। पहले हम हाथ जोड़ के उनके जन्मदिन पर, उनके प्रागट्य दिवस पर उनको प्रणाम करते हैं, उनके जैसे विचार हमारे में आए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम बच्चों में भी और हम बड़ों में भी और बूढ़ों में भी उनके जैसे विचार हमारे में आए और हम अपने देश के कर्तव्य को समझें। देश के लिए जो कर्तव्य है वो ना हमें पढ़ाए जाते हैं, घर में पढ़ाए जाते हैं, ना हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। हमें सिर्फ अपना पढ़ना एक हमारी ड्यूटी है, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया, फिर थोड़ी बहुत सर्विस कर ली, पैसा कमा लिया, ये जिंदगी हमें सिखाई जाती है। उसे ऊपर उठ के हमें जीवन जीने के लिए सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना बहुत जरूरी है। सुभाष चंद्र के बोस के बीच में जाना जरूरी है, घुसना जरूरी है। सिर्फ उनको एक किताबों में पढ़ना जरूरी नहीं है। कैसे उन्होंने सारे जीवन को संघर्ष में बनाया था, एक संघर्ष बना के वो कैसे फन के उसको फिर खुशी से जीते थे। उसके लिए उनके लिए वो दुख नहीं होते थे। जितना भी उनके संघर्ष किया उन्होंने बचपन से लेके, और जब तक उनको जितनी बार 10 बार उनको जब भी उनको जेल में रखा गया है, उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। तो 11वीं बार जब रखा गया और उन्होंने मरण व्रत रखा है, तब जब वो बिल्कुल मरने वाले हो गए, तब स्ट्रेचर पे उनको घर ले जाया गया है और घर में उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और उनके चारों तरफ पहरा दिलवाया गया है। तब उन्होंने ग्रेट एस्केप किया है। वो उसके ग्रेट एस्केप में वो अपने भतीजे के साथ गए हैं, शिशिर बोस, जो भी बाद में डॉक्टर बने हैं। उस टाइम वो छोटे से मेडिकल स्टूडेंट थे। वो सारा पढ़ने लायक है। कैसे रात को 12 बजे पहरेदारों के बीच में वो सीढ़ियों से उतरे हैं, बिना जूते पहने उतरे हैं, और एक मोहम्मदन का, उसका गयासुद्दीन का भेष पहना के निकले हैं। फिर गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी उन्होंने बंद नहीं की है और उनको गाड़ी की सीट के नीचे छुपा दिया गया है। फिर वो गाड़ी में बैठ के कैसे वो वहां पहुंचते हैं, पेशावर पहुंचते हैं। वो सारा इतना डिफिकल्ट टाइम था। पहले 1 महीना पहले प्लानिंग शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने भतीजे को बोला कि यहाँ रह के तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं हाउस अरेस्ट हो गया हूँ और ये मुझे किसी दिन मार देंगे, पर मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं इस जीवन को यूज करना चाहता हूँ। मुझे भगवान ने ये किसी कार्य के लिए जीवन दिया है, मुझे देश की आजादी के लिए जीवन दिया है, मुझे देश को आजादी दिलवानी है और आजादी बहुत नजदीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। हमें इस चीज का फायदा उठाना है। महात्मा गांधी इसका फायदा नहीं उठाना चाह रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। वेल, दिस इज नॉट एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज समथिंग टू डू फॉर माय कंट्री। इसलिए वो कहते हैं कि अब मैंने अपना घर, कंट्री सब कुछ छोड़ देना है और मैं यहाँ से जाके और घर से, यहाँ से अपने बाहर आउट ऑफ द इंडिया जाके मैं अपनी फौज बनाऊंगा। तो वो फौज का सपना सबको इतना फनी लग रहा था वैसे तो, क्योंकि सारे ही सोचेंगे भी इस बंदे के पास ना कोई पैसा है, ना कोई सोर्सेज है, ना कुछ है। जब यहाँ, चाहे वो बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, पर वहां से जाके उनको वहां जो कुछ करना था उसके लिए तो उनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे। पर उनके मन में प्लान सारा दिन चलती रहती थी। वो प्लान वो तब से चलनी शुरू हो गई थी जब 1938 में उनका महात्मा गांधी जी से उन्होंने प्रेसिडेंसी से जब इस्तीफा दे दिया था। उससे पहले भी चलती थी उनके मन में, क्योंकि वो राश बिहारी बोस के संपर्क में 1910 से थे। वो किसी को नहीं बताया, वो किसी बुक में भी नहीं लिखा है। राश बिहारी बोस एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और वो बूढ़े हो चले थे, तो इसलिए वो सोचते थे कि मैं राश बिहारी बोस के पास जाके मुझे कुछ मिल सकता है। शुरू से सोचते थे वो, पर उन्होंने शुरू किया जर्मनी से, क्योंकि वो सोचते थे रशिया से उनकी अच्छी वो थी अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही। तो वो सोचते थे मैं रशिया में जाऊंगा तो मैं अपनी फौज बना लूंगा, रशिया मेरी हेल्प करेंगे। रशिया ने उनकी हेल्प नहीं करी। रशिया ने कहा हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, एक तो हम बहुत दूर बैठे हैं और एक तुम जर्मनी जाओ और वहां पे हिटलर से मिलो और वो तुम्हें जो भी वो इंडियन वो जो वो है प्रिजनर, आर्मी के प्रिजनर, वो तुम्हें दे देंगे और तुम उनको लेके अपनी फौज बना लो और फौज बना के फिर तुम हिटलर के, और हिटलर भी और एक दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त होता है, इसलिए तुम जाके हिटलर से मिल लो।
तो हिटलर के पास उन्होंने ही भेजा था, रशिया वालों ने ही। और वो हिटलर, उस टाइम रशिया का हिटलर का ठीक रिलेशन था। तो फिर बाद में तो हिटलर ने रशिया पे लड़ाई कर दी थी, पर उससे पहले उनका ठीक था। तो वो रशिया से जर्मनी आ जाते हैं। जर्मनी में भी वो जब, मैं थोड़ी सी बात वहां से लेना चाहूंगी, जब वो पेशावर से अफगानिस्तान गए थे। पेशावर से अफगानिस्तान वो घोड़े पे बैठ के गए थे। एक इतना संपन्न परिवार में पैदा हुआ बच्चा इतने दिन घोड़े पे बैठ के पेशावर से कैसे अफगानिस्तान पहुंचा है, वो उनके जीवन की बहुत बड़ी स्ट्रगल है। फिर अफगानिस्तान से वो रशिया कैसे पहुंचे हैं, वो भी बड़ी स्ट्रगल की बात है। और इतना छुप छुपा के, फिर भी वो डरे नहीं थे किसी बात से भी, कभी डरते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी जान को तो जिस तरह देश के लिए मुट्ठी में ले रखा था, मेरी जान जाएगी तो जाएगी, पर मेरे देश के लिए जाएगी। इसलिए वो हर एक स्टेप पे उनका यही था कि अगर मेरी जान जाए तो इस देश के लिए जाए, और अगर मुझे आजादी मिले तो वो लड़के मिलेगी, और लड़ने के लिए मुझे फौज तैयार करनी ही करनी है। वो इनका इतना बड़ा ध्येय बन गया था कि उसके आड़े उनके कोई मुसीबतें उनके आड़े नहीं आई। घर से ग्रेट एस्केप करना, अफगानिस्तान की यात्रा करना, रशिया तक पहुंचना, रशिया से बाद फिर हिटलर के पास पहुंचना, फिर हिटलर के यहाँ जाके सेना बनाने में कितनी दिक्कत आई, क्योंकि वो लोग इन पे डिपेंड नहीं कर रहे थे जो कैदी थे। उनको कैदियों को कैसे इन्होंने अपना भाई बनाया, सब कुछ बनाया, और इतना उनको प्यार दिया। 1500 उन्होंने वहां अपनी फौज बना ली थी। पर हिटलर भी इनके फेवर में हो गया था। पर हिटलर कहने लगा तुम्हारा इससे काम नहीं चलेगा, तुम जापान के साथ जाके अपना हाथ मिलाओ। वो जापान की जिस पनडुब्बी में गए हैं ना, वो तो अपने बच्चों को हर एक को कहानी सुनानी चाहिए कि वो 3 महीने वो पानी में रहे थे, और इतने समुद्र के बीच में, समुद्र के तूफानों के बीच में, और वो समुद्र में से जब उनकी पनडुब्बी बदली गई थी, वो समुद्र में तैर के गए थे, तैर के दूसरी पनडुब्बी में बैठे थे। और फिर उस दूसरी पनडुब्बी में बैठ के जब वो जापान पहुंचते हैं, और जापान से जब सिंगापुर पहुंचते हैं, तब सिंगापुर में इतना, क्योंकि रास बिहारी बोस बूढ़े हो चुके थे, वो उनकी इंतजार कर रहे थे, पर उन्होंने आर्मी तो खड़ी कर ली थी। उनका बहुत अच्छा एफर्ट था, मोहन सिंह वगैरह सबके साथ मिलके। और कुछ गैदराइट भी वहां पहुंच गए थे, जो उन्होंने गदर किया था, वो भी वहां पहुंच गए थे कुछ। और बाकी भी जो वहां के जनरल, वो बाहर के लोग थे जो बाहर रहते थे, इंडियन प्रवासी, वो भी उनको हेल्प कर रहे थे, शामिल भी हो गए थे कहीं उनकी फौज में। और फौज में जो उनके वो थे, जो इसके ब्रिटिश आर्मी के जो पकड़े हुए थे इन्होंने, जापानियों ने, वो इंडियन ही थे और कुछ बाहर के भी थे। वो उन्होंने सारे उससे मिला के जो उन्होंने फौज बनाई थी। तो जब वो फौज के लिए जो वहां पहुंचे हैं, उन्होंने इतने अच्छे गीत से, इतने जोश भरे इतने अच्छे गीत से सुभाष चंद्र बोस की स्वागत किया है। उन्होंने सुभाष के वो गीत सुनने लायक है, वो अपने बच्चों को भी सुनाने लायक है कि सुभाष आ गए, सुभाष जी आ गए, सुभाष जी आ गए, देश के वीर आ गए, देश के हीर आ गए, देश का हीरा आ गए। इतना अच्छा अच्छा वो गीत है। वो गीत हर एक बात जो है ना, सुभाष चंद्र बोस के जीवन में गीतों का बहुत महत्व है, देशभक्ति भरे, जोश भरे गीतों का बहुत महत्व है। वो गीत हमें अपने बच्चों को संग्रह करके सुनाने चाहिए जरूर, क्योंकि हमारे को जो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? हम बनाते हैं कि अपने बच्चों में हम सुभाष चंद्र बोस जैसा जोश भरें। आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी जोश, मतलब जोश तो होना चाहिए ना देश के लिए, चाहे उस टाइम लड़ाई के लिए जोश था, पर जोश तो आज भी होना चाहिए अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए, देश को साफ रखने के लिए, देश का करने के लिए हमें करना चाहिए। अपना परिप्रेक्ष्य देख के करना चाहिए जो भी। पर हमें सुभाष चंद्र बोस को बहुत बारीकी में पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। फिर INA के बाद तो काफी कुछ बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। पर बाद में जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया था कभी भी, ना वो सरेंडर करना चाहते थे। वो अभी सोच ही रहे थे कि मैं कैसे जापान को बताऊं कि मैं सरेंडर नहीं करना चाहता, मेरी जो फौज है वो ऐसे ही मतलब इधर उधर मैं कर दूंगा, पर मैं अपने आप को सरेंडर कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका ये प्रण था कि मैं मर जाऊंगा पर मैं सरेंडर नहीं करूंगा। पर उनकी फौज चाहती थी कि वो यहाँ से चले जाएं, कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि ब्रिटिश ने उनको पहले ही वार क्रिमिनल घोषित कर दिया था। ये बात जब उन्होंने पहली बार रेडियो पे बोली थी रशिया में जाने के बाद, जब INA से जब युद्ध खत्म हो गया था, तब उन्होंने बोल दिया था कि मैं रशिया में हूँ और मैं इंडिया आना चाहता हूँ स्टेशन से। तो किसी ने, इंडियंस ने उनका फेवर नहीं किया था। ये तो INA की फौज जब इंडिया में आई है, तब उन्होंने जब उनके साथ मिसबिहेव हो रहा था और लाल किले का ट्रायल हो रहा था, तब लोगों ने नारे लगाए हैं उन्होंने कि ढिल्लो सैगल शाह निवाज, लाल किले से आई आवाज।
तो उस आवाज के लिए उन्होंने नारे लगा लगा के जगह जगह लगा दिया था कि शहनवाज और ये तीनों हम तुम्हारे साथ हैं, देश तुम्हारे साथ है, हम ब्रिटिश सरकार के पांव उखाड़ के फेंकेंगे। इतना इतना रेवोल्यूशन था अंदर ही अंदर जैसे उनके सुभाष चंद्र बोस के अंदर रेवोल्यूशन चलती थी अंदर अंदर, ऐसे पूरे देश के एक एक प्राणी के बीच में उस टाइम रेवोल्यूशन था। और उनकी फौज जो विमेन फौज थी उनकी, वो इतनी बहादुर फौज थी, इतनी अच्छी फौज थी। डॉक्टर लक्ष्मी देव जो वो थी, वो इतनी अच्छी वो थी, लीडर थी कि उनको बाद में जब उन्होंने कहा कि जब वो सारा कुछ हो गया, अभी ये तो मौसम बहुत खराब हो गया और हमें वापस जाना ही पड़ेगा, और उधर उसके ऊपर बम भी फेंक दिए, सारा कुछ जब हो गया, तो उस लक्ष्मीबाई को बोला कि तुम अब घर जाओ, लेडीज के लिए यहाँ सेफ नहीं रहा। वो कहती हम तो जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ, हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको कह के और वहां पे रंगून में छोड़ा था। बाद में प्रेम सहगल की और उनकी लक्ष्मी की शादी हुई थी और उनकी बेटी भी है अभी। और उनकी लक्ष्मी जी की भी अभी डेथ हुई है पिछले साल ही, कि उन्होंने बहुत देश की उसके बाद भी सेवा की है बहुत, और लेडीज को बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया है कि वो लेडीज कैसे युद्ध कर सकती हैं। और जब उनके युद्ध की शिक्षा चल रही थी लेडीज की, उनको इतनी हार्ड शिक्षा दी जाती थी, उनसे क्लाइंबिंग भी कराई जाती थी, रेंग रेंग के चलना भी सिखाया जाता था, मार्चिंग भी इतनी लंबी लंबी करवाई जाती थी, लाठियां भी चलानी सिखाई जाती थी, तलवारें भी चलानी सिखाई जाती थी, बंदूकें भी चलानी सिखाई जाती थी। उनको इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती थी, महीनों महीनों उनसे पैदल चलवाया जाता था, पानी में भी चलवाया जाता था। सुभाष चंद्र बोस कितने कितने महीने पानी में रहे, कितने कितने महीने कीचड़ में पैदल चले और बिना रोटी के, और उनकी फौज भी कितने दिन बिना रोटी के रही और कीचड़ में चली, क्योंकि इतनी ज्यादा बरसात होगी। तो भगवान ने भी उनकी बड़ी परीक्षा ली है, इतनी बारिश में, इतनी दलदल में, इतने कैसे चले हो, मीलों ही चले हैं, और कितने कितने दिन चले हैं, और कितने दिन वो हवा में रहे हैं, कहाँ से कहाँ, जहां भी उनका मौका लगता था वो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लोगों से मिलते रहते थे। जब पढ़ने गए तब भी, जब बीमारी के दौरान गए हैं ब्रिटेन में तब भी, जब जर्मनी से भी वापस आ रहे थे तब भी, हमेशा वो लोगों को कांटेक्ट में रहते थे कि मैं अपने देश को आजाद कैसे करवा सकता हूँ। उनके दिमाग में एक ही धुन थी कि मैंने अपने देश को आजाद करवाना है। उनको सिर्फ आजाद करवाने का नहीं था, उनको ये था कि आजादी के बाद मेरी देश की प्रोग्रेस कैसे होगी। उन्होंने पहले ही जैसे वो आजादी उन्होंने अपना घोषित किया था ना, उसमें थाईलैंड था ना, हाँ, थाईलैंड में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी ना, आईएनए गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने जिनको वो दिए थे ना सारे अपने पोर्टफोलियोज, उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग पे भी भेज दिया था लोगों को डिफरेंट कंट्रीज में, ताकि उनकी ट्रेनिंग पहले ही हो जाए, ताकि ये देश, जब उनको ये तो कहते देश तो आजाद होगा ही होगा, आजादी के बाद ये देश कैसे चलेगा, मुझे उसकी प्लान करनी है। उन्होंने उसके सारे जिनको पोर्टफोलियोज को, सबको उन्हीं विभागों के लिए, जैसे कृषि के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए, मेडिसिन के लिए, सबके लिए, सब लोगों को उन्होंने अपने जो मिनिस्टर बनाए थे उन सबको ट्रेनिंग पे भी भेज दिया था, डिफरेंट देशों में ट्रेनिंग लेने के लिए। उनका दिमाग बहुत कदम आगे चलता था। जब वो महात्मा गांधी जी से बात करते थे, महात्मा गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, दिमाग में तो उनको ये होता था कि मैंने चारों तरफ अपने दिमाग को कैसे घुमाना है कि मुझे आजादी कैसे मिलेगी। और उन्होंने वो कोई महात्मा गांधी की डिसरिस्पेक्ट उन्होंने कभी नहीं की, डिसरिस्पेक्ट वो कभी किसी की भी नहीं करते थे। उन्होंने एक गांधी बटालियन बनाई हुई थी अपनी, एक नेहरू बटालियन बनाई हुई थी उन्होंने, एक झांसी की रानी बटालियन बनाई हुई थी उन्होंने। उनके बटालियन, जबकि लोग कहते थे कि हम तो आपके बटालियन, हम अपनी बटालियन का नाम सुभाष रखेंगे, सुभाष बटालियन रखेंगे, तो वो कहते थे नहीं, गांधी और नेहरू मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए उन्हीं के नाम पे मैं बटालियन बनाऊंगा। उनको अपने किसी रिस्पेक्ट का शौक नहीं था, कोई लोग मुझे रिस्पेक्ट दें या मेरा नाम ऊंचा हो या मैं कुछ करूं। उनको तो ये था मैंने देश को आजाद करवाना है, देश की आगे प्रोग्रेस करवानी है, देश की कैसे प्लानिंग चलनी चाहिए आगे। और ये तो उनको था ही, देश तो आजाद हुआ पड़ा है, मेरे साथ देश क्या आजाद होगा, सारा वर्ल्ड ही आजाद होगा। वो तो ये कहा करते, जितने भी इनके अंडर हैं ये सब हमारी इससे आईएनए की फौज के इससे देख के, और सारे वर्ल्ड के जितने भी इनके इन्होंने अपने वो गुलाम बना रखे हैं उन सबको आजाद कर देंगे। हुआ भी ऐसे ही बाद में, सबको आजाद उन्होंने कुछ दिन पहले ही कर दिया, कुछ को बाद में कर दिया। और उन्होंने कहा कि इतने विद्रोह में अब हम कहीं भी राज नहीं करेंगे। उनको उतना जो आईएनए का जो विद्रोह था ना, ये आईएनए का, इसका आर्मी का भी और एक इसकी नेवी का जो विद्रोह था, इस विद्रोह ने इनके जड़ें तो उखाड़ दी थी पूरी। इसलिए वहां से इनको जाना तो पड़ना ही था अब तो इंडिया से, क्योंकि इंडिया अब तो इनको ये था कि यहाँ से जान बचा के भागो, अगर ये आर्मी उग्र हो गई तो ये हमें भी मार देगी। अब इसमें इनमें इतना देश जो भक्ति का जज्बा भरा हुआ इस टाइम कि ये जज्बे को, इस जज्बे को कोई दबा नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने
देश को छोड़ने की प्लान पहले ही बना ली, जबकि वो सोच रहे थे अभी तो कि हम शायद 48 में इनको थोड़ा थोड़ा डोमिनियन वो दे देंगे, स्टेटस दे देंगे, या थोड़ा सा इनको भुलवा दे देंगे किसी बात में। पर इनको पूर्ण स्वराज्य इसलिए देना पड़ा क्योंकि आईएनए की जो वो ट्रायल थी उससे जो लोगों में जागृति आई। डायरेक्ट तो आईएनए ने इतना नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था, या कर सकते, मतलब कर नहीं सके, रादर जितना वो करना चाहते थे उतना नहीं कर सके। पर इनडायरेक्ट जो आजादी मिली है वो आईएनए का जो रिबेल हुआ था उसके बाद जो लोग रिबेल हो गए थे सारे, उसके कारण मिली है। जनरल पब्लिक भी बहुत रिबेल हुई, और आर्मी में जितने वो उनके आर्मी के जो निकाले गए थे सोल्जर्स उससे, जो ब्रिटिश आर्मी से, जैसे युद्ध जीत गए सेकंड वर्ल्ड वॉर, आके इंडिया में उन्होंने आर्मी सारी खत्म कर दी, और उनका कुछ नहीं, कोई उनका स्टेटस नहीं, फ्यूचर के लिए कोई फ्यूचर नहीं उनका। उससे भी लोग बहुत भड़क उठे कि हमारा अब कोई स्टेटस ही नहीं रहा, तो हम इनको दिखाते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है। तो हमें अपने देश के लिए हर बात के लिए सोचना चाहिए। पर्सनल हमने सारी उम्र बहुत सोच लिया, अब हम देश के लिए जागें, देश के लिए करें, और खुद ही ढूंढें कि हम देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम खुद ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने खुद ढूंढा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। उनके कुछ एक कोट्स मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ये मैं सारे सुभाष चंद्र जी के कोट पढ़ के सुना रही हूँ। स्पेशली मैं बच्चों के लिए पढ़ रही हूँ, अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं ना किरण? हेलो बच्चे यहाँ पर हैं, हाँ, वो उनको कल सुनेंगे जरा। ये याद रखिए, ये सुभाष चंद्र जी के कोट्स पढ़ रही हूँ मैं सारे, सुभाष चंद्र जी के। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ठीक है, अगला कोट है, केवल बातों से इतिहास में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ करता। केवल बातों से इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है और बलिदान देना पड़ता है। बलिदान ये नहीं कि हमने जान का ही देना है, बलिदान हम अपने सुख सुविधा का भी दे सकते हैं। बलिदान हम अपनी सोच, अपनी अच्छी सोच बना के दूसरों को ट्रांसफर करना, ये भी देश की सेवा है। अपने देश के लिए सोच बना के सब लोग अपने देश की भक्ति को जागृत करके देशभक्ति का एक बीज सब में बोना, ये भी सबसे बड़ा एक देश के लिए कार्य करना है। इसलिए देशभक्ति का बीज जो हमारा थोड़ा सा फीका पड़ गया है, उसको हमने दोबारा उगाना है। आजादी की कीमत हमेशा ऊंची होती है, और इसे पाने के लिए एक रास्ता तो हमें कभी चुनना ही नहीं चाहिए, वो है आत्मसमर्पण और अनुरोध का रास्ता। वो कहते थे आत्मसमर्पण कभी नहीं करना, और किसी से अनुरोध मत करना, अपनी लड़ाई करना, हिम्मत से लड़ाई करना। अपने शरीर को भी ठीक रखो, अपने मन को भी ठीक रखो, बुद्धि को भी। देश के लिए डबो दो, दूसरों के लिए डबो दो, किसी के कार्य के लिए डबो दो। ऑन दी होल वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो बचपन से इनफेक्ट तो साधु बनना चाहते थे, और उन्होंने माँ से कहा भी था कि माँ प्रभावती से कि मैं तो संन्यास लेना चाहते हूँ। तो संन्यास के लिए जब उन्होंने किसी पंडित से या किसी के पास भेजा, किसी के पास, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम तो संन्यास से भी बड़ा काम करोगे, तुम वापस जाओ। तो उनको संन्यास दिया नहीं गया था, पर उनका मन संन्यास की तरफ हमेशा था, भगवान की तरफ हमेशा था। वो रोज मेडिटेशन करते थे, और जब भी कोई ऐसी बात हो जाती थी कि उनकी कोई, जैसे उनके साथ बहुत ही ऐसी उनकी जीवनी अगर अच्छे से पढ़ो तो इतनी स्ट्रगल है, जहां भी उनका अच्छा होने लगता था आजादी हाथ में आई और वो छूट जाती थी। कोई बम फेंक देता था, कोई कैलेमिटी हो जाती थी, नेचुरल कैलेमिटी हो जाती थी, पर वो हिम्मत नहीं हारते थे। वो कहते थे मेरी परीक्षा है, और वो साधना में चले जाते थे, बहुत बुरी साधना में जाते थे। तब किसी से नहीं मिलते थे वो कुछ देर, पता नहीं भगवान उनको फिर कोई उत्तेजना देता था, और वो उठ जाते थे और फिर करना शुरू कर देते थे। उनकी जीवनी हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, हर बड़े को पढ़नी चाहिए। उनकी जीवनी का एक एक शब्द मोती है हर एक के लिए, उसके लिए एक प्रेरणा है सबके लिए, वो जरूर पढ़ना चाहिए। वो कहते तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहते देश के लिए अगर तुमने खून नहीं दे सकते तो तुम्हारे जीने का कोई लाभ नहीं है। जो देश तुम्हें इतना कुछ देता है, तुम उसके लिए खून भी दे सकते, उसके लिए आजादी भी नहीं ले सकते। तुम ये गुलाम बन के ही जीना चाहते, गुलाम बन के ही मरना चाहते, तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है अगर तुम खून देने के लिए तैयार नहीं हो। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो कहते थे इतिहास में कभी भी विचार विमर्श से कोई ठीक परिवर्तन हासिल नहीं किया जा सकता। हासिल किया जा सकता है सिर्फ कोशिश से और बलिदान से और प्रेम से और एकता से।
एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजो के रखना चाहिए: सच्चाई, कर्तव्य, बलिदान। जो सिपाही सदा अपने देश के लिए वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजय है। जो बलिदान करके भी अजय है वो। अगर तुम अजय बनना चाहते हो तो इन तीनों कारणों को उसको अपने में समेट लो। राष्ट्रवाद ही मानव जाति के लिए उच्चतम आदर्श है। उसके आदर्श हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम। राष्ट्रवाद जो है मानव जाति के लिए उज्जवल आदर्शों सत्यम, शिवम, सुंदरम से प्रेरित है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब आजाद हिंद फौज खड़ी होती है तो वो कहते थे उनको, आजाद हिंद फौज को, कि मेरी आजाद हिंद फौज जब खड़ी होती है तो ग्रेनाइट की दीवार की तरह होती है, और वो आजाद हिंद फौज मार्च करती है तो स्टीमर की तरह होती है, अजय, जो कभी न मरने वाले हैं। सैनिक जो हमेशा अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, मेरी फौज ऐसी है। आज हमारे अंदर एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। असफलताएं कभी कभी सफलताओं की स्तंभ होती हैं। निस्संदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी शक्ति का संचार किया है जो लोगों के अंदर सदियों से निष्क्रिय पड़ी थी। वो आज भी निष्क्रिय होने जा रही है। प्लीज ये बहनों से मेरी प्रार्थना है, टीचरों से, कि बच्चों में ये भावना जगाओ। अगर जीवन में संघर्ष न रहे, किसी भय का सामना ना करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही खत्म हो जाता है। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में हमसे कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी होगी। अगर हमारे देशवासी सब खड़े हो जाएंगे, हर एक उसके लिए, देश के लिए खड़े हो जाएंगे, तो विजय हमारी होगी ही। आज जो किसानों का आंदोलन है, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा ट्वीट्स करने चाहिए कि किसान भाइयों, अपने जिद से हट जाओ, किसी के पीछे मत लगो, अपने देश के लिए सोचो, अपने लिए सोचो। हम सब बहनें आपसे प्रार्थना कर रही हैं। ये जरूर सब लिख लिख के भेजो, किसानों को खूब ट्वीट्स करो, खूब मैसेज करो, और जाके कोई ऐसे कोई छोटा सा एक जुलूस भी निकाल दो कि किसान भाई हम तुम्हारे साथ हैं, पर तुम फजूल मत आड़ो, तुम अपने दिमाग से काम लो, दूसरों के पीछे मत लगो। ये आज का एक आह्वान मैं तुम्हें दे रही हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो। Thank you so much for calling me. Thank you so much. I am really obliged because this subject is very very close to my heart. So, मैं तो हमेशा ये प्रार्थना करती थी बचपन से ही कि मुझे सुभाष चंद्र बोस जैसा बनाना है। मेरी मम्मी पूछती तो क्या बनेगी, मैं कहती थी मैं राष्ट्रभगत बनूंगी। तो मुझे लगता था राष्ट्रभगत बनना सबसे अच्छा है। तो राष्ट्रभगत आज की वक्त यही है कि हम देश के लिए जिए, देश के लिए सोचें। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा मैम, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बच्चों तक पहुंचाया। हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, और बहुत ही अच्छे ढंग से मैम आपने हमारे विद्यार्थियों को, जो कि फेसबुक पे भी लाइव हैं बच्चे हमारे, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सुभाष चंद्र बोस जी के कठिन जीवन के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, कि वो हमेशा देश के बारे में सोचते थे, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। धन्यवाद सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कॉलेज की ही मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर आंचल को आमंत्रित कर रही हूँ, जो कि वोट ऑफ थैंक्स देंगी। मैं साथ ही ये भी बताना चाहूंगी पुष्पा मैम के लिए
कि मैम आप ही ने उस बच्चे को इस दुनिया में लाया है और 1992 में वो बच्चा आप ही के हॉस्पिटल में आया था और मैं उसको आपके सभी प्रतिभागियों के वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आंचल, कुमारी आंचल। थैंक यू करमजीत, इससे पहले आप पुष्पा जी का, धर्मवीर जी का और इस कार्यक्रम की सफलता का वोट ऑफ थैंक्स करें। सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपने अपने हाथ को ऊंचा उठाकर अपने देश के प्रति एक नारा लगाएं, जय हिंद, जय भारत। अगर ये हमारे बीच में नहीं है, जय हिंद, जय भारत का नारा हम सब लगाते हैं, क्योंकि जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय ये हिंद। नारा आपके अंदर एक मुश्किल करता है देश की भक्ति की तरफ। ये राष्ट्रीय नारा है हमारा, राष्ट्रीय नारा। अब एक बहुत ही कदम से कदम बढ़ाते चलो भी हमारा राष्ट्रीय गीत है, कदम से कदम बढ़ाते चलो, और जय हिंद भी हमारा राष्ट्रीय नारा है। और कदम से कदम बढ़ाते चलो जो उनका गीत था ना, कदम से कदम बढ़ाते चलो, खुशी के गीत गाते चलो। हाँ हाँ जी मैडम। आंचल, आज आप इस गायनोकोलॉजिस्ट के आपको इस दुनिया में लाने के लिए, और वो एक साथ एक व्यक्ति भेजता है जो आपको इस संसार में लेकर आता है। तो आज वही एक बच्चा, वही एक हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कैरियर आज हम सबका धन्यवाद करती है। धर्मवीर जी का भी बहुत सहयोग और बहुत अच्छे वक्तव्य के लिए धन्यवाद करती है। Thank you so much, ma'am. I deem it a great honor to propose the vote of thanks on this webinar to commemorate 124th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. I, on behalf of MDST team, extend a hearty vote of thanks to Honorable Principal of GMN College, Ambala, Kent, Dr. Rajpal Singh, for gracing today's event. Our respected, worthy and dynamic Principal Ma'am, Dr. Kiran Angra, whose exemplary vision is the foundation of today's webinar. I would like to express sincere thanks to Dr. Surjit Angra, President Rotary Club, Ambala Central, for always extending his support and help in the organization of such events. I also wish to express my profound gratitude to all the speakers. Special gratitude to Dr. Pushpa Garg ji, a renowned gynecologist, for her enlightening presidential remarks. It is an honor for me to express my thanks to Dr. Pushpa Garg ji, and I am very blessed that I am sharing this platform with her. As ma'am has already mentioned, that I open my eyes in ma'am's arms. So, and also Mrs. Karanjit Kaur, Associate Professor, Department of History, MDST Girls College, Ambala City, and Dr. Dharamveer Saini, Assistant Professor, Department of History, GMN College, Ambala, Kent, for their thought-provoking addresses. We are also thankful to all the participants who have turned up in such great number. Once again, I thank all of you for your cordial cooperation. In the end, I want to quote one of my favorite saying of Netaji Subhash Chandra Bose, that is, no real change in the history has ever been achieved by the discussions. We have to act and sacrifice to bring the change that we want, that we wish to see. Thank you once again and have a nice day ahead. Thank you, Anchal. Thank you, ma'am. Thank you everyone for participating
in the webinar. Thank you, everyone. We are leaving the meeting. लीव कर दो भाई, लीव कहाँ से होती है?